दोस्तों, किस्मत इंतजार करती है लेकिन कर्म उसे जगाता है। जो मेहनत से दोस्ती कर लेता है, भाग्य खुद उसका साथ निभाता है। रास्ते खुद नहीं बनते, चलना पड़ता है, तब जाकर राह बनती है। आज पसीना बहाओगे तो कल किस्मत खुद ताली बजाएगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल किस्मत की रेखा पर। मैं हूं आपका अपना ज्योतिष रत्न भुवनेश और लेकर आ गया हूं एक बार फिर से आपके लिए बहुत ही रोचक ज्योतिषीय घटना के बारे में पूरा विश्लेषण। और सच में दिल से धन्यवाद उन सभी लोगों का जिन्होंने इस चैनल को इतना प्यार दिया, जो लोग लगातार वीडियो को लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं और कमेंट करके अपनी राय भी दे रहे हैं। आप लोग ही इस चैनल की असली ताकत हो। तब तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। आज हम एक बहुत ही खास और पावरफुल ग्रह की बात करने वाले साथी, देवगुरु बृहस्पति यानी जुपिटर। अब ये सिर्फ एक ग्रह नहीं है, ये आपकी विजडम है, बुद्धिमत्ता है, आपकी ग्रोथ है, तरक्की है, आपकी लाइफ में आने वाली सारी अवसर अपॉर्चुनिटीज का सबसे बड़ा कारक ग्रह होता है। तो आज का वीडियो बड़े ध्यान से देखना, क्योंकि जो चीजें मैं आपको बताने वाला हूं वो सीधे सीधे आपकी लाइफ से कनेक्ट करने वाली है साथी। देखिए, जो भी मैं अब इस वीडियो में बताने वाला हूं ये 2026 का सबसे बड़ा और सबसे पावरफुल गोचर है साथी। सच में ये कोई नॉर्मल ट्रांजिट नहीं है। 2026 में गुरु अपनी उच्च राशि कर्क में प्रवेश करने जा रहे हैं। कर्क राशि यानी कैंसर साइन, जो चंद्रमा की राशि है। अब इसे थोड़ा सा सिंपल तरीके से समझिए। गुरु एक साल में एक राशि बदलते हैं, यानी पूरा ज़ोडिएक यानी कि पूरा 360 डिग्री का जो राशि चक्र है उसे पूरा घूमने में गुरु को 12 राशियों के लिए, 12 घरों के लिए 12 साल लग जाते हैं। और पूरे 12 साल बाद गुरुदेव वापस वहीं आते हैं जहां वो 12 साल पहले थे। यानी कर्क राशि में ये 12 साल पहले जहां थे वहीं अब आने वाले हैं और अपनी सबसे स्ट्रांग पोजीशन में यानी कि कर्क राशि में आने वाले हैं, जहां पर वो उच्च के हो जाएंगे, एग्जॉल्टेड हो जाएंगे और अपनी सबसे ज्यादा हाईएस्ट पावर पर इस वक्त होते हैं। ये राशि ऐसी है जहां पर गुरु सबसे ज्यादा ताकतवर, अपनी पूरे 12 राशियों में सबसे ज्यादा यहां रहते हैं। इसका मतलब ये है कि चीजें जो आपके लिए नॉर्मली स्लो चल रही थी वो अचानक से ग्रो करना शुरू कर देंगी, तेज भागने लगेंगी। जहां ब्लॉकेज था वहां पर रास्ता खुलना अब शुरू हो जाएगा। और ऑनेस्टली बताऊं तो ये एक ब्लेसिंग वाला समय रहेगा, एक आशीर्वाद ऊपर वाले का। ऐसा फेज जो हर साल नहीं आता। कई राशियों के लिए तो ये लिटरली लाइफ बदल देने वाला समय हो सकता है। और अगर आप सही तरीके से इस एनर्जी को समझ गए, इसे कैसे काम में लेना है, तो 2026 आपके लिए सिर्फ एक साल नहीं, एक टर्निंग पॉइंट बन सकता है। अब थोड़ा सा टाइमिंग समझिए कि कब से कब तक होगा, क्योंकि यही वो जगह है जहां पर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और प्लानिंग करने में चूक जाते हैं। देखिए, 2 जून 2026 को गुरुदेव कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे, यानी कि उच्च हो जाएंगे, एग्जॉल्टेड पोजीशन में आ जाएंगे, फुल पावर, फुल ब्लेसिंग का मूड है। अब नॉर्मली क्या होता है, गुरु जब एक साल में एक ही राशि में रहते हैं, लेकिन इस बार थोड़ा सा गेम डिफरेंट होगा, क्योंकि गुरु इस समय थोड़े तेज चल रहे हैं। गुरु की स्पीड तेज है, ये अतिचारी है, नॉर्मल स्पीड से थोड़ा तेज चल रहे हैं, यानी फास्ट मोशन में गुरु इस वक्त चल रहे हैं। तो इससे क्या होगा, 2 जून को गुरु जब कर्क में आएंगे और फिर 31 अक्टूबर 2026 को सिंह राशि में भी चले जाएंगे। इतनी तेज स्पीड में होंगे। यहां पर बहुत लोग कंफ्यूज भी हो जाएंगे, कहेंगे कि ये तो सिर्फ 5 महीने का ही गोचर हुआ, जबकि ऐसा नहीं है। ये पूरा साइकिल फिर भी एक साल का ही रहेगा, बस बीच में थोड़ा सा ये ट्विस्ट करने के लिए तेजी से अगली राशि में पहुंच रहे। गुरु कर्क में आए, उसके बाद सिंह में चले जाएंगे और वहां जाकर वक्री हो जाएंगे, नहीं कि रेट्रोग्रेड हो जाएंगे, उल्टी चाल में चलेंगे फिर से चौथी राशि की ओर, कर्क की ओर। और फिर वहां पर जाकर मार्गी हो जाएंगे डायरेक्ट। और फिर क्या होगा, 24 जनवरी 2027 को गुरुदेव वापस कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे और फिर वहीं पर टिके रहेंगे 24 जून 2027 तक के लिए। तो इस तरीके से ये फिर से 12 महीने का गोचर रहेगा। बस बीच में इन्होंने एक स्पीड के कारण अगली राशि को छू लेना है। तो अगर ओवरऑल देखो तो गुरु का मेजर टाइम कर्क राशि में ही जा रहा है। करीब 9 महीने गुरु कर्क राशि में रहेंगे, सिर्फ बीच में 3 महीने के लिए सिंह राशि में चले जाएंगे। तो सिंपल लैंग्वेज में अगर समझे तो ये पूरा गोचर टेक्निकली एक साल का ही रहने वाला है, लेकिन इसकी मेन एनर्जी, इसका मेन इंपैक्ट कर्क राशि का ही रहने वाला है। और यही वजह है कि ये ट्रांजिट इतना ज्यादा पावरफुल बन रहा है। अब यहां पर असली सवाल आता है कि ये गोचर आपकी जिंदगी में क्या कुछ बदलने वाला है। किस राशि के लिए ये जैकपॉट है और किसे थोड़ा संभल कर चलना होगा। चलिए अब इसे डिटेल में बात करते हैं।
साथियों, अब तक एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझ आपने ली, क्योंकि यही पूरी प्रिडिक्शन की बैकबोन है। देखिए, गुरु का गोचर हर किसी के लिए एक जैसा नहीं होता, लेकिन एक बेसिक रूल सब पर लागू होता है, जो हर जगह अप्लाई होगा ही होगा। गुरु जब कुछ खास घरों, कुंडली के कुछ भावों में, कुछ खास भावों में ट्रांजिट करते हैं, तो वहां पर रिजल्ट नेचुरली अच्छे देने लगते हैं। कौन कौन से वो घर हैं? कुंडली का दूसरा घर, जन्म कुंडली का पांचवां घर, जन्म कुंडली का सातवां घर, और जन्म कुंडली का नौवां घर, और लास्ट में जन्म कुंडली का 11वां घर। इन 5 जगहों पर गुरु ग्रह का गोचर अगर पड़ जाए ट्रांजिट में, तो समझ लीजिए लाइफ में ग्रोथ का आना शुरू हो ही जाता है। अब इसे थोड़ा फील कीजिए। दूसरे भाव में जब गोचर होता है, तो ये आपके धन का घर होता है, आपके फाइनेंसिस का घर होता है, आपकी फैमिली का घर होता है, आपकी सेविंग्स का घर होता है, और इसके नेचुरल कारक भी गुरु ग्रह ही माने जाते हैं। तो गुरु ग्रह अपने ही घर में आ रहे हैं, जिन लोगों के लिए दूसरे घर में आ रहे हैं। जिन लोगों के लिए गुरु ग्रह 5वें घर में आ रहे हैं, ये सिर्फ पढ़ाई का, एजुकेशन का ही घर नहीं होता है, ये आपकी बुद्धि का भी घर है, आपके डिसीजन मेकिंग पावर का घर है, और कहीं ना कहीं ये आराम से इजीली मिलने वाले गेन्स, बचत, फायदा और आपकी क्रिएटिविटी का भी घर यही माना जाता है। 7वें घर की अगर बात करूं, जहां पर गुरु का गोचर जिन लोगों के लिए होगा, वहां रिलेशनशिप का घर है 7वां, पार्टनरशिप का घर है, मैरिज का घर है, लाइफ का बैलेंस भी यहीं से बनता है। इसके बाद जब 9th हाउस किसी के लिए गोचर हो रहा है, तो वहां शुभ है, गेम चेंजर है, आपका भाग्य, आपका लक, आपकी स्पिरिचुअलिटी, आपकी ब्लेसिंग्स, और जो भी लाइफ में बिना किसी स्ट्रगल के आपको मिलता है, वो 9th हाउस से ही देखा जाता है। और 11वें घर की अगर बात करूं, तो इनकम का घर कहलाता है, फायदों का, गेम्स का, डिजायर्स फुलफिलमेंट होने का घर 11वां कहलाता है, नेटवर्किंग का भी, जो चाहा वो मिलने का घर 11वां घर है। अब जरा इसे कनेक्ट करो। धन का कारक गुरु, ज्ञान का कारक गुरु, संतान का कारक गुरु, भाग्य का कारक भी गुरु। मतलब एक ही ग्रह आपके जीवन के इतने बड़े बड़े एरियाज को कंट्रोल करता है। तो अगर ऐसा ग्रह सही जगह पर ट्रांजिट करने आ जाए, तो कितना बड़ा फर्क पड़ेगा, ये आप खुद इमेजिन कर सकते हो। अब इस वीडियो में हम एग्जैक्टली यही डिकोड करने वाले हैं, 12 राशियों के लिए ये गोचर कैसा रहेगा, किसे क्लियर फायदा मिलेगा और किसे थोड़ा सा कॉन्शियसनेस है, चिंता मिलने वाली है। सबसे इंपॉर्टेंट बात करता हूं, आपकी कुंडली में गुरु की दृष्टि कहां पड़ने वाली है। तो ये वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें आपके जीवन का एक इंपॉर्टेंट हिंट सफलता का छुपा हुआ है। चलिए सबसे बात करते हैं तुला राशि वालों की, और यहां पर थोड़ा सा ग्राउंडेड होकर सुनना, क्योंकि ये ट्रांजिट सीधा ग्रोथ का नहीं बल्कि एफर्ट मांगने वाला फेज है। देखिए, तुला राशि शुक्र देव की खुद की राशि थी, और गुरु और शुक्र का इक्वेशन आप जानते ही हो, दोनों हमेशा कंफर्टेबल नहीं रहते हैं। साथ इसी वजह से तुला राशि के लिए गुरु नेचुरली बहुत स्मूथ रिजल्ट नहीं देते। अब एक इंपॉर्टेंट लॉजिक यहां समझिए, गुरु की मूल त्रिकोण राशि यानी कि धनु राशि जो आपके लिए ही बनती है 3रे घर में, और दूसरी राशि मीन राशि होती है गुरु की, जो आपके लिए बनती है आपके 6ठे घर में, 6th हाउस में। मतलब 3रा घर यानी एफर्ट्स का घर होता है, 6ठा घर यानी स्ट्रगल का और कंपटीशन का घर होता है। ये दोनों थीम ऑलरेडी गुरु से जुड़ी हुई है आपके लिए। और अब इस ट्रांजिट में क्या हो रहा है, गुरु आ रहे हैं आपके 10th भाव यानी कि 10th हाउस में। तो यहां पर एक बात क्लियर कर दूं, 10th हाउस में गुरु का गोचर बहुत अच्छा नहीं माना जाता। क्यों? क्योंकि ये कर्म का भाव है। यहां पर गुरु कभी कभी क्लैरिटी देने की बजाय कंफ्यूजन भी दे सकते हैं, या फिर काम में डिले ला सकते हैं। तो सबसे पहले करियर और वर्क प्लेस में थोड़े चैलेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि काम ज्यादा होना, मेहनत ज्यादा करनी पड़े, रिजल्ट थोड़े रुक रुक कर आए, पहचान उतनी जल्दी ना मिले। मतलब आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। एक और सबल पॉइंट यहां पर साथियों, गुरु यहां पर अपने साथ 3रे भाव का भी प्रभाव भी लेकर आएगा। तो क्या होगा, पराक्रम बढ़ाना पड़ेगा, सेल्फ एफर्ट बढ़ाना पड़ेगा, इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। अगर आप पैसिव रहोगे तो रिजल्ट कम मिलेंगे, लेकिन अगर आपने एफर्ट्स बढ़ाया तो धीरे धीरे चीजें इंप्रूव ही होंगी। गुरु की दृष्टियों की बात करता हूं साथियों, यहां से गुरु देखेंगे आपके 6ठे घर में, 6th हाउस, जो कि होता है रोग ऋण का, शत्रु का, मुकदमा, लिटिगेशन, जॉब का, डेली होने वाला स्ट्रगल, डे टू डे लाइफ का, रूटीन लाइफ का।
तो यहां पर एक पॉजिटिव पॉइंट है। छठा घर दशम का नवम है, यानी 10th हाउस से 6th हाउस जो है वो 9th हाउस पड़ता है, 9th हाउस भाग्य का होता है। तो इनडायरेक्टली स्ट्रगल के थ्रू ग्रोथ मिलेगी, मतलब चैलेंजेस आएंगे लेकिन वहीं आपको आगे भी देकर जाएंगे। तो तुला राशि वालों के लिए क्लियर मैसेज ये है कि ये ट्रांजिट आसान नहीं होगा, लेकिन ग्रोथ रोकने वाला भी नहीं होगा। बस शर्त एक है, मेहनत बढ़ानी पड़ेगी, कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी। तो ओवरऑल करियर में आपकी प्रेशर रहेगा लेकिन इंप्रूवमेंट पॉसिबल है। स्ट्रगल के बाद में सक्सेस मिलेगी, यानी ये फेज आपको टेस्ट करेगा, लेकिन अगर आपने इसे पास कर लिया तो नेक्स्ट लेवल पर आपको ले जाएगा। अब आगे देखते हैं इस गोचर में कौन कौन से इफेक्ट आने वाले। तुला राशि वालों के लिए पिक्चर को पूरा बैलेंस करके समझ लीजिए, क्योंकि यहां पर बात ब्लैक एंड व्हाइट की नहीं, प्योरली न्यूट्रल टू मिक्स्ड की है। देखिए, गुरु भले ही दशम भाव में है और वहां पर थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन उनकी दृष्टि कुछ जगहों को संभाल भी रही है। सबसे पहले गुरु की दृष्टि आपके दूसरे घर यानी कि धन भाव पर पड़ेगी, और इसका मतलब इनकम पूरी तरीके से रुकेगी नहीं, कहीं ना कहीं पैसे आता रहेगा, फाइनेंशियल फ्लो कंप्लीटली डिस्टर्ब नहीं होगा। मतलब चैलेंजेस होंगे लेकिन सर्वाइवल स्ट्रांग रहेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, गुरु की दृष्टि आपके छठे घर में 6th हाउस पर भी जा रही है, और यहां पर ऑलरेडी शनिदेव गोचर कर रहे हैं। अब नॉर्मली शनि छठे घर में क्या करते हैं, दुश्मनों को कंट्रोल करते हैं, कंपटीशन में ताकत देते हैं। और यहां क्या हो रहा है, शनि और गुरु की एनर्जी एक साथ मिलकर चीजों को न्यूट्रलाइज कर देगी। मतलब अगर कोई कोर्ट केस चल रहा है तो वहां पर थोड़ा रिलीफ मिलेगा, अगर कोई लोन या फिर डेप्ट इशू है आपका, तो उसे मैनेज करने के लिए रास्ते बन सकते हैं। एनिमीज यानी आपके शत्रु और कंपटीशन की बात करूं तो ये लोग धीरे धीरे कंट्रोल में आने लगेंगे। यहां एक छुपा हुआ सपोर्ट सिस्टम भी है। रियलिटी चेक भी सुनिए, आपके कार्यस्थल पर, वर्क प्लेस पर चैलेंजेस रहेंगे, काम ज्यादा करना पड़ेगा, प्रेशर ज्यादा फील होगा। और एक पर्सनल एंगल भी यहां पर, भाई आपके या आपके सिबलिंग के साथ में गलत फहमी यानी मिसअंडरस्टैंडिंग्स आपकी बढ़ सकती है। ऐसा क्यों? क्योंकि गुरु का कनेक्शन आपके तीसरे घर से भी जुड़ा हुआ है, और वहां पर थोड़ी सी भी इंस्टेबिलिटी आपको हिलाकर रख सकती है। तो यहां पर क्या करना है, अननेसेसरी आर्गुमेंट से बचना होगा। बिना बात के बहस मत कीजिएगा, कम्युनिकेशन को क्लियर रखिएगा। अगर हेल्थ साइड भी है तो उसको भी इग्नोर मत कीजिएगा। खासकर नेक, आपकी गर्दन यानी सर्वाइकल इशू हो सकता है, शोल्डर पेन हो सकता है, इन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। स्पेशली अगर पहले से इशू है तो ओवरऑल उसका क्लीन समरी में अगर आपको बता दूं तो धन भाव सपोर्ट दे रहा है, छठा भाव प्रॉब्लम कंट्रोल में ला रहा है, लेकिन करियर साइड प्रेशर जरूर रहने वाला साथ। पर्सनल रिलेशंस में थोड़ा एडजस्टमेंट आपको करना होगा। इसका मतलब ये ट्रांजिट ना बहुत ज्यादा अच्छा है ना बहुत ज्यादा खराब है, ये एक न्यूट्रल फेज है जहां पर आपको खुद एफर्ट डालना पड़ेगा, बैलेंस बनाकर चलना पड़ेगा। अगर आप स्मार्ट तरीके से हैंडल इसे करते हो तो ये फेज आपको स्टेबल रखेगा, और अगर केयरलेस हो गए तो अननेसेसरी स्ट्रेस बढ़ सकता है। तो तुला राशि वालों के लिए सिंपल सी एडवाइस दूंगा, शांत रहिए, लगातार कर्म करते रहिए, कंसिस्टेंट रहिए, और ओवर रिएक्शन मत दीजिए। बाकी धीरे धीरे चीजें अपने आप सेटल हो जाएंगी। साथी, एक बहुत जरूरी बात आपसे कहूं तो ईमानदारी से ये पार्ट स्किप मत करना, क्योंकि अगर आपकी कुंडली में गुरु स्ट्रांग यानी मजबूत नहीं है तो इतना पावरफुल गोचर भी अपना फायदा नहीं दे पाएगा। साथी, देखिए, अगर आपकी कुंडली में गुरु की पोजीशन अगर कमजोर है तो उसके क्लियर संकेत होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कैसे पता चलेगा कि गुरु हमारा कमजोर है? गुरु राहु और केतु के एक्सिस में अगर फंस जाए, इन दोनों के बीच में अगर कहीं फंस जाए गुरु, तो गुरु कमजोर हो गया। गुरु अगर आपकी कुंडली के छठे, 8वें या 12वें घर में हो तो भी कमजोर हो गया। गुरु शनि या मंगल से ग्रस्त हो, दृष्टि से हो, संबंधों से हो, युतियों से हो, तो भी गुरु अफ्लिक्टेड यानी कमजोर हो जाता है। गुरु अगर उल्टी चाल चल रहा हो, रेट्रोग्रेड हो, या फिर गुरु अगर सूर्य के नजदीक आकर अस्त हो गया हो कुंडली में, कॉम्बस जिसे कहते हैं, तो भी गुरु कमजोर है। ऐसी सिचुएशन में क्या होता है? ऐसे सिचुएशन में आपको कोई गाइडेंस आप चाहते हैं किसी से और वो आप नहीं ले पाते, आप डिसीजंस गलत लेने लगते हैं, आपकी ग्रोथ स्लो होने लगती है। तो ऐसे में एक चीज बहुत जरूरी हो जाती है, गुरु को ताकत देना, मजबूत करना। और अच्छी बात यह है कि गुरु की रेमेडीज यानी कि उपाय बहुत सिंपल होते हैं, लेकिन इंपैक्ट इनका बहुत गहरा होता है, असर बहुत गहरा डालते हैं। तो मैं आपको रेमेडीज बता देता हूं, जरूर कीजिएगा। सबसे पहले और सबसे पावरफुल रेमेडी की बात करूं साथियों, ध्यान से सुनिएगा,
अपने गुरु, अपने टीचर की रेस्पेक्ट शुरू कीजिए, उन्हें इज्जत दीजिए, उनके लिए कुछ कीजिए अपनी तरफ से। ये सिर्फ एक एडवाइस नहीं है, ये सीधा सीधा गुरु को ताकत देना, स्ट्रेंथन करना कहलाता है। क्योंकि गुरु क्या है? गुरु ज्ञान है, गुरु बुद्धि है, विजडम है, गाइडेंस है। तो जिस इंसान से आपको नॉलेज मिल रहा है, अगर आपको उसको रेस्पेक्ट करना शुरू कर देते हो तो इनडायरेक्टली आप अपने जीवन में गुरु की एनर्जी को एक्टिवेट कर रहे हो। दूसरी रेमेडी बताऊं साथियों, तो किसी को पढ़ाई में अगर मदद करना है तो ये बहुत ही पावरफुल है और बहुत अंडररेटेड भी है साथी। आपको बड़ा कुछ करने की जरूरत यहां पर नहीं है। किसी बच्चे को पढ़ा दो, किसी को सब्जेक्ट समझा दो, किसी से अपने नोट्स शेयर कर दो, या सिंपल आप 10 रुपए की पेंसिल भी किसी को गिफ्ट कर सकते हो, स्कूल का बैग दे सकते हो, यूनिफॉर्म दिला सकते हो, स्टेशनरी में मदद कर सकते हो, या फिर अपना समय देकर किसी को पढ़ने में सपोर्ट कर सकते हो। क्योंकि याद रखिएगा, किसी को ज्ञान देना किसी की लर्निंग में और किसी की प्रोग्रेस में हेल्प जरूर करता है, और यही सीधा सीधा गुरु का काम है। और जब आप ये सब करते हो तो गुरु ऑटोमेटिकली स्ट्रांग होने लग जाते हैं आपके जीवन में। अगर आप थोड़ा सा ट्रेडिशनल रेमेडीज करना चाहते हो साथियों, तो आप मंत्र कर सकते हो, ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः। इस मंत्र की रोज एक माला का जाप जरूर कीजिए। यह आपके दिमाग को स्टेबल करता है और गुरु की एनर्जीज को बैलेंस भी करता है। इसके अलावा पीली चीजों का दान आप कर सकते हैं। तीसरा उपाय है, पीली चीजों का दान कीजिए, जैसे कि पीले कपड़े, पीले फूल, हल्दी, चने की दाल। ये सब भी गुरु को ताकत देते हैं। अब एक ऑप्शन और होता है, वो है पुफराज यानी कि येलो सफायर स्टोन पहनना अंगूठी के रूप में। लेकिन यहां बहुत सारे लोग गलती कर देते, तो इस पॉइंट को बड़ा ध्यान से समझिएगा। पुखराज इंसान को यानी येलो सफायर तभी पहनना चाहिए जब आपकी कुंडली में गुरु 6ठे घर में, 8वें घर में या 12वें घर में ना हो। तो आपको पता होना चाहिए कि गुरु इन घरों में तो नहीं है। अगर इन घरों में गुरु बैठा है और आप पुखराज पहन लेते हो तो क्या होगा? वही नेगेटिव इफेक्ट्स एम्पलीफाई हो सकते हैं। जो कमियां हैं, जो नेगेटिव इफेक्ट्स हैं, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। इसलिए आंख बंद करके स्टोन मत पहनिए। अच्छे से चीज को समझकर कीजिए। अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं, गहराई से विश्लेषण करवाने के बाद स्टोन्स पहनिएगा। तो ओवरऑल अगर आपका गुरु कमजोर है तो ये छोटे छोटे कदम आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। और एक रिक्वेस्ट आपसे करूंगा आखिर में, अगर आपको वीडियो वास्तव में यूजफुल लगा हो, कुछ नया सीखने को मिला हो, तो कमेंट में जरूर बताइएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आई एम रेडी। हिंदी में लिख सकते हैं, मैं तैयार हूं हर सिचुएशन के लिए। आपका फीडबैक से ही हमारे कंटेंट को और बेटर बनाने में हमें मदद मिलती है साथी। और आप वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। अगले वीडियो में फिर से आपसे मिलूंगा, तब तक खुश रहिएगा, अपना कर्म करते रहिएगा, ऊपर वाले में विश्वास जरूर रखिएगा साथियों। जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहे तो स्क्रीन पर नंबर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। फिर मिलेंगे, तब तक खुश रहिएगा, अपना कर्म करिए। जय श्री राम।